सब्सक्राइबर। मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज का पाठ है हमारे पास कक्षा 6 का पाठ 7 गुप्त युग और अन्य शासक। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे पिछले चैप्टर के बारे में। पिछले चैप्टर हमने पढ़ा क्या था और उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने मौर्य वंश और जो कि हमारा अशोक सम्राट हैं उनके बारे में पढ़ा था, जो पिछला चैप्टर है पार्ट 6, जिसका चैप्टर का नाम था मौर्य युग, चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक। इसमें हमने चंद्रगुप्त के बारे में और सम्राट अशोक के बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी ली थी। अब जैसे कि बात करते हैं, अब जो 7वां चैप्टर है उसमें हम गुप्त युग और अन्य शासक के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कहने का ये है कि गुप्त युग यानी क्या होता है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे। गुप्त युग यानी गुप्त वंश। गुप्त वंश मतलब जिसकी जो भी मगध की हो या कोई भी कहें तो चंद्रगुप्त के टाइम का हो, जो गुप्त हो, उनके बारे में जानकारी है। ठीक है, और अन्य शासक मतलब कि जो शासन कर चुके हैं या करने वाले हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पाठ 7 गुप्त युग और अन्य शासक। ईसा की 3री शताब्दी में मगध में प्रभावशाली गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। गुप्त वंश ने भारत में राजनीतिक एकता, शांति और सुरक्षा स्थापित की। इससे अपूर्व समृद्धि आई थी। गुप्त युग को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। स्वर्ण युग अर्थात देश की समग्र प्रजा को सर्वोत्कृष्ट प्रगति। गुप्त सम्राटों ने लोगों को शांति और समृद्धि दी, जिसकी प्रशंसा विदेशी पर्यटक भी करते हैं। गुप्त युग के स्वर्ण युग में गुप्त सम्राटों की संरचनात्मकता सोच थी। कहने का मतलब ये है, जो ईसा की तीसरी शताब्दी थी उसमें गुप्त वंश की स्थापना की थी इन्होंने, जिसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त युग को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है भारत के अंदर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सुख शांति और सुरक्षा स्थापित करके रखी थी गुप्त वंश ने। और इन्होंने क्या किया कि जो स्वर्ण युग है उन्होंने ऐसा सोच के रखा था कि इस प्रकार का यहाँ पे जो कहें तो प्रजा है, राजा है, वो इस प्रकार की संरचनात्मक होना ज़रूरी है। तो इन्होंने ऐसा सोच के रखा था। ठीक है, अब बात करते हैं हम चंद्रगुप्त के बारे में, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम है। मगध के साम्राज्य में श्री गुप्त वंश के स्थापक थे। उनके पुत्र का नाम घटोत्कच गुप्त था। घटोत्कच गुप्त के अनुगामी राजा के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि ईस्वी सन 319 पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठे थे। उसने शक्तिशाली लिच्छवी जाति की कन्या कुमार देवी के साथ विवाह किया था। लिच्छवी की सहायता से उसने मगध का विस्तार किया था। उसने मगध के पास वाले क्षेत्र प्रयागराज, जिसको अभी इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है और प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है, साकेत जिसको अयोध्या के नाम से जाना जाता है, जीत कर मगध का विस्तार किया। उसने महाराज के बदले महाधीराज जैसे गौरवशाली पदवी धारण की थी। उन्होंने अपनी सत्ता और प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करने के लिए सोने के सिक्के बनवाए थे। राज्याभिषेक के साथ ही उन्होंने गुप्त संवाद प्रारंभ किया। सौराष्ट्र के वल्लभी राज्य के शासकों ने इस गुप्त संवाद को स्वीकार किया था। गुप्त संवाद के प्रारंभ के कारण हिंद के इतिहास में कालगणना और कालक्रम के अनुसार ऐतिहासिक घटनाओं को क्रम दिया गया था। कहने का मतलब ये है, तब इन्होंने राज किए, जो मगध के साम्राज्य थे तब इन्होंने राज किया, तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, गुप्त संवाद चालू कर दिया। मतलब जो भी जानकारी होती थी उनको गुप्त रखा जाता था, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के पास रखा जाता था। जिससे जैसे कि कहते हैं नहीं, राजा सबसे पहले मंत्री के पास जो जानकारी मिलती है वो राजा को बताई जाती थी, उससे तीसरा व्यक्ति कोई भी उसको नहीं दी जाती थी, खाली राजा और मंत्री के बीच में रहती थी। ठीक है, इस प्रकार की गुप्त जानकारी थी। और ये लोग संवाद भी इस तरह करते थे कि खाली दो व्यक्तियों के बीच ही होना चाहिए और किसी के बीच नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सम्राट चंद्रगुप्त के सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनके प्रतापी पुत्र समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठे थे। समुद्रगुप्त के समय की जानकारी प्रयागराज
के स्तंभ लेख, जिसको प्रयाग प्रशस्ति और उनके सिक्के पर मिलती थी। मतलब उनका जो सिक्के चलाए थे उन्होंने, उस पर राजा की प्रतिमा हुआ करती थी। यह प्रसिद्धि राजकवि हरिसेन ने की थी। उसमें सम्राट चंद्रगुप्त की दिग्विजयों और सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। उन्होंने अल्पकाल में उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों से लेकर अफगानिस्तान के कुषाण शासन तक विजय प्राप्त की थी। दक्षिण भारत में लगभग 12 जितने राज्यों को हराया था। उन्होंने उन राज्यों को हराकर हड़पने की जगह अपने अंतर्गत पुनः स्थापित किए थे। कहने का मतलब ये, उन्होंने जो 12 राज्य हड़पे थे उन्होंने अपने अंडर में ले लिया और उनको फिर से अपनी तरह बनवाया और स्थापित किया, और उनके राजा मंत्री सब चेंज कर दिए थे। राज्य का प्रशासन चलाने के लिए राज्यपालों और अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई थी। जो मतलब पहले के राज्यपाल और अधिकारी थे उनको बदल दिया गया था। समुद्रगुप्त महान विजेता और संस्कारी राजा थे। उनकी साहित्यिक उपलब्धियां तथा चरित्र भी उल्लेखनीय था। उन्होंने अनेक काव्यों की रचना की। उन्हें कविराज की उपाधि मिली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश आज उनका एक भी काव्य नहीं मिलता है। मतलब एक प्रकार के वो बहुत बड़े कवि थे, पर उनका एक भी उल्लेख या चरित्र अभी तक देखने को मिला नहीं है। एक सिक्के में समुद्रगुप्त को वीणा बजाते दिखाया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वे संगीत प्रेमी भी थे। कहने का मतलब ये है, जो समुद्रगुप्त जी थे वो संगीत प्रेमी भी थे, क्योंकि उससे क्या है, अवशेष मिले हैं, इससे पता पड़ता है। उनके शासनकाल में अनेक मंदिर, बौद्ध विहार और जैन उपश्रय बनाए गए थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। उस संदर्भ में सिक्का भी बनाया गया था। उन्होंने अपने दरबार में विद्वानों को एकत्र करके उच्च प्रकार के साहित्य का सर्जन करवाया। ज्ञानी उनका तथा वे ज्ञानियों को संगति चाहते थे। मतलब वो क्या करते थे, ज्ञानियों के साथ रहना पसंद करते थे और जितना ज्ञान उनके पास था वो बांटते रहते थे। उन्होंने हिंदू धर्म को बढ़ाने का कार्य किया। उन्होंने सामाजिक रीति रिवाज को स्वीकार किया था। प्राचीन भारत के इतिहास में समुद्रगुप्त का स्थान विशिष्ट और उल्लेखनीय है। वे गुप्त काल के गुप्त साम्राज्य की महानता के सर्जक थे। उन्होंने मतलब इस गुप्त काल के कहें तो उन्होंने इस प्रकार से शासन किया था कि उनको सभी जानते थे। किसको? सम्राट गुप्त को। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, जो कि है सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी। उनकी जगह पर चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठे। अपने पिता द्वारा मिला विशाल साम्राज्य सफलतापूर्वक संचालित किया। इतना ही नहीं, कई विजय करके साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय वंश के सबसे प्रभावशाली शासक थे। उनके साम्राज्य की सीमा शक राज्यों तक फैली थी। उन्होंने गुजरात के ऊपर आक्रमण करके शक क्षत्रप वंश का अंत कर दिया था। इस विजय की याद में सकारी उपाधि धारण की। मतलब इन्होंने क्या किया था, गुजरात के ऊपर आक्रमण किया था, जो कि इनका वंश था पूरा नष्ट हो चुका था। इस विजय की याद में इन्हें सकारी उपाधि भी दी गई है। उन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं। उन्होंने 300 वर्षों से पैर जमाए शक क्षत्रापों को हटाने के लिए शक्तिशाली राज्यों के साथ विवाह संबंध करके अपने सैन्य बल को बढ़ाया था। वह अपने संबंध अपने साम्राज्य के विस्तार में और दुश्मनों को हराने में खूब उपयोगी बना। नए जीते प्रदेश महत्वपूर्ण थे। गुजरात और सौराष्ट्र के समृद्ध प्रदेश भृगु कच्छ, जिसको भरूच के नाम से जाना जाता है, और स्तंभ तीर्थ, जिसको खंबात के नाम से जाना जाता है, के चालू बंदरगाह गुप्त साम्राज्य को प्राप्त हुए थे। परिणाम स्वरूप समुद्री व्यापार अधिक बढ़ा था और गुप्त राजा अधाय संपत्ति के मालिक हुए। कहने का मतलब ये है, तब इन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया तो उनके हक में जो मिला वो क्या क्या था, समृद्ध प्रदेश था और भरूच था और खंबात था, जो कि बड़े बंदरगाह माने जाते हैं, जिसके थ्रू इन लोगों ने क्या किया, माल का आयात निर्यात
मतलब व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था। अब जानते हैं मानचित्र के बारे में, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। कुछ ही जगहों के नाम दिए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए चीनी यात्री फायान ने गुप्त राज्य के प्रशासन और गुप्त साम्राज्य की समृद्धि की प्रशंसा की। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्मी होने के बावजूद अन्य धर्मों के प्रति आदर भाव रखते थे। उनके सेनापति आर्मकार देव बौद्ध धर्मी और राजमंत्री वरसेन शैव धर्मी थे। राजधानी पाटलिपुत्र में भी अनेक बौद्ध मठ थे। मतलब कहने का मतलब ये है, वो वैष्णव धर्म होने के बावजूद भी वो अनेक धर्मों का उसी तरह पालन करते थे जिस तरह वो अपने वैष्णव धर्म का पालन करते थे। उनके शासनकाल के दौरान सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण ही गुप्त युग स्वर्ण युग बना था। वे विद्वानों और कवियों को आश्रय देने वाले थे। संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटक लेखक कालिदास उनके राजकवि थे। मतलब समझो, जिसके राजकवि कालिदास हो तो वो राजा किस प्रकार का होगा, कहना ये चाहते हैं। धनतारी उनके राजवेद थे। वैज्ञानिक बारामीर, बेताल भट्ट, अमरकोश ने रचयिता अमर सिंह जैसे रत्नों से राज दरबार शोभित था। उनके समय में शिल्प, स्थापत्य और चित्रकला का सुंदर विकास हुआ था। अजंता की कई कला मंडप उनके समय में बनाए गए थे। उन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र में अनेक बौद्ध मठ बनवाए थे। दिल्ली के पास मेहरौली का लौह स्तंभ उनके पास में बना हुआ था, जो सदियों से गर्मी और वर्षा के बाद जंग रहित खड़ा था। मतलब उन्होंने इस प्रकार से एक लोहा का स्तंभ बनाया था, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा 7.3 में, कि उसमें बरसात गर्मियों के टाइम कुछ भी नहीं होता था और बरसात के टाइम भी जंग नहीं लगती थी। वैसे लोहे पे तो जंग जल्दी लग जाती बरसात के टाइम, पर वो उसमें ऐसा कुछ मटेरियल यूज़ हुआ था जिसकी वजह से उसमें लोहे पर जंग भी नहीं लगती थी। सोचिए, उन्होंने पाटलिपुत्र के अलावा उज्जैन को दूसरी राजधानी बनवाया। उन्होंने राज्य को अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों में बांटकर शासन किया। लगभग ईस्वी सन 414 के दौरान महान सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मृत्यु हुई थी और 414 में विक्रमादित्य की देहांत हो चुका था। अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य का अंत। मतलब गुप्त साम्राज्य का अंत किस प्रकार से हुआ और क्यों हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके प्रतापी पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठे थे। उनके समय में नालंदा की प्रसिद्धि बौद्ध विद्यापीठ और अजंता की गुफाएं तैयार की गई थीं। नालंदा की आप लोगों को विद्यापीठ दिख रही होगी जो कि 7.4 है, और अजंता की गुफाएं जो कि 7.5 आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। कुमारगुप्त प्रथम के बाद उसके वीर पुत्र स्कंदगुप्त ने गद्दी संभाली। स्कंदगुप्त के बाद निर्बल शासक उन्मदी और शक्तिशाली हूणों के आक्रमण का सामना नहीं कर सके और गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। मतलब उनसे वो सहन नहीं, मतलब कहें तो एक प्रकार से युद्ध हार चुके थे। इसी वजह से वो सामना नहीं कर पाए और इनका गुप्त वंश साम्राज्य तहस नहस हो चुका था, शून्य हो चुका था। ठीक है, अब बात करते हैं गुप्त काल की शासन व्यवस्था। मतलब उन लोगों की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, उन्होंने क्या क्या व्यवस्था करके रखी थी, अब वो जानेंगे। गुप्त काल की शासन व्यवस्था के बारे में अभिलेखों, स्मृतियों और पुराणों में से जानकारी मिलती है। उसके अनुसार शासन व्यवस्था केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय 3 भागों में बांटी थी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें इन्होंने क्या किया था, जो शासन व्यवस्था थी इनको 3 भागों में बांट दिया था, केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय। ठीक है, आगे देखते हैं। गुप्त शासन प्रणाली में सम्राट प्रशासनिक तंत्र का केंद्र होता है। उन्हें महाराजाधिराज, परम भागवत जैसी पदवी दी जाती है। प्रांत के प्रमुख पद पर ज़्यादातर राजकुमारों को रखा जाता है। कुमार अमात्य और आयुक्त प्रांत में मुख्य भूमिका निभाते हैं। प्रांत को भुक्ति कहा जाता है। मतलब प्रांत को दूसरे शब्द में भुक्ति भी कहा जाता है, जिसका मुखिया क्षेत्रीय था। प्रांत को जिले में बांटा जाता था। जिले को विषय कहा जाता था। जिले को किस नाम से जाना जाता था, विषय के नाम से, और प्रांत को भुक्ति के नाम से जाना जाता था। ठीक है,
ग्राम स्तर पर समिति बनाई जाती थी जिसमें वरिष्ठ गांव के मुखिया और विशेष महत्वपूर्ण वयस्क नागरिकों को लिया जाता था। अब बात करते हैं गुप्त युग की आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति कहें तो पैसे से जिसकी तंगी या ख़राब हो, किसी या तो फिर जिसको खाने की तकलीफ़ हो या खा नहीं सकता है, जिसके पास पैसे वगैरह कुछ ना हो, उसको हम आर्थिक स्थिति कह सकते हैं। आर्थिक परिस्थिति खराब होती है उसको आर्थिक स्थिति कह सकते हैं। ठीक है। गुप्त काल आर्थिक रूप से भारत का स्वर्ण युग था। कृषि, आंतरिक व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अधिक विकास हुआ था। विशेष कृषि प्रणाली में वार्षिक, त्रिवार्षिक और पंचवार्षिक कृषि की प्रणाली थी। उत्तर भारत में गेहूं, धान, गांधार में गन्ना, जम्मू कश्मीर में अंगूर और केसर तथा कामरूप में नारियल होता था। बंगाल में अधिक मात्रा में धान होता था। गुजरात और सिंध में कपास, बंगाल में रेशम का उत्पादन होता था। दक्षिण भारत में मिर्च मसाला, रेशम और कपास का व्यापार विकसित था। मतलब इन्होंने विकसित करके मतलब वहाँ पे बनाए रखा था कि दक्षिण भारत में मिर्च मसाला और रेशम जैसे चीज़ों का विकास या व्यापार करना है। राजा कुल उत्पादन का 6वां भाग कर के रूप में लेते थे। ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि दान में दी जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गुप्त काल की विशेषता थी। भारत में स्थल मार्ग द्वारा मध्य एशिया होकर यूरोप तक सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा और मसालों का निर्यात होता था। खंबात, भरूच, सोपारा और ताम्रलिप्ति जैसे अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों ने विश्व के पूर्व और पश्चिमी भाग में सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, मसाला, तेज पत्ता, इमरती लकड़ी निर्यात की जाती थी, जबकि सोना, चांदी और अन्य वस्तुओं का आयात होता था। आयात निर्यात यानी कहना कि सामान आना और भेजना। ठीक है। आयात निर्यात, आयात मतलब आना और निर्यात यानी भेजना। ठीक है। अब बात करते हैं धार्मिक स्थिति की। धार्मिक स्थिति में किस प्रकार की परिस्थितियाँ थीं। गुप्त युग में हिंदू धर्म और सांस्कृतिक पूर्ण रूप से शिखर पर थी। गुप्त सम्राट ने वैष्णव धर्म को राजधर्म घोषित किया था। परिणाम स्वरूप विष्णु तथा उनके अवतार श्री राम और श्री कृष्ण की पूजा कम से कम होती थी। लक्ष्मी प्रसिद्ध देवी थी। इस समय रामायण और महाभारत था। पुराणों का पुनः संकलन किया जाता था। श्रीमद् भगवद गीता इस समय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था। वैष्णव धर्म की तरह से ही शैव धर्म का गुप्त काल में विकास हुआ था। दक्षिण भारत में शैव संत नायनार कहे जाते थे, जबकि वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता था। महिषासुर मर्दनी दुर्गा की पूजा भी होती थी। सूर्य और कार्तिकी की पूजा भी प्रचलित थी। गुप्त युग में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी विकास हुआ था। समुद्रगुप्त बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखा का विकास हुआ था। मतलब कहने का मतलब धार्मिक स्थिति से यह है कि हर भगवान को अलग अलग तरह से उनका नाम था और अलग अलग परिस्थितियों में उनका नाम रखा गया था। ठीक है। अब बात करते हैं गुप्तकालीन सांस्कृतिक स्थिति। गुप्तकालीन सांस्कृतिक रूप में भारत का स्वर्ण काल था। इस काल में अनेक भाषाओं का जन्म हुआ। कालिदास, स्कंद स्वामी, हरिस्वामी और रानी विजया तथा आर्यशूर इस समय के महत्वपूर्ण साहित्यकार थे। इनमें से कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उन्होंने भारतीय महाकाव्यों की कथा वस्तु लेकर अभिज्ञानम, शकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम जैसे महाकाव्यों की रचना की थी। गुप्त काल मंदिरों की स्थापत्य की रचना का काल था। मतलब जो कालिदास जी थे वो एक प्रकार के शेक्सपियर कहे जाते थे, जो कि बहुत बड़े लेखक थे, रचयिता थे। उन्होंने काफ़ी कहानियाँ भी लिखी हुई थी। ठीक है। और इन्हीं के बेस पे इन्होंने महाकाव्य भी लिखे थे, जो कि थे अभिज्ञानम, शकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम जैसे महाकाव्य की रचना इन्होंने की थी। गुप्त काल मंदिरों की स्थापत्य की रचना का काल था। गुजरात में गोप, नचना, कोठार का पार्वती मंदिर और झांसी का मंदिर सर्वप्रथम ईंटों से बने मंदिर हैं। गुप्त काल इस दृष्टि से मंदिर स्थापत्य का प्रारंभ बताता है। दुर्गा, बुद्ध, कृष्ण और शिव की मूर्तियाँ इसी समय में अधिक बनी हैं। मतलब यही समय था कि जिस टाइम पे दुर्गा जी, बुद्ध
कृष्ण जी और शिव जी, ऐसी भगवानों की काफ़ी मूर्तियाँ बनाई गई थी, यही वो समय था। अब बात करते हैं गुप्तकालीन विज्ञान की स्थिति, मतलब गुप्तकालीन की स्थिति कैसी थी, उस टाइम पे क्या क्या हुआ था। तो महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट और बारामीर इस काल में हुए थे। आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव संख्या प्रणाली की खोज की थी, वो हम सब जानते हैं। बारामीर ने बृहद संहिता नामक खगोल शास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी। और जो बारामीर जी थे, उन्होंने क्या किया था, खगोल शास्त्र की महान पुस्तक लिखी थी जिसको बृहद संहिता कहते हैं। बाघभट्ट ने आयुर्वेद के क्षेत्र में अष्टांगहृदय नामक का महान ग्रंथ लिखा था। इस युग में मनुष्यों और प्राणियों के लिए वेदक शास्त्र लिखा गया था। हाथी घोड़े की दवा की खोज की गई थी। रसायन शास्त्र का विकास हुआ था। उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दिल्ली के पास मेहरौली का लौह स्तंभ है, जिसमें आज भी जंग नहीं लग पाया है। कहने का मतलब ये है, जो मेहरौली का लौह स्तंभ है उसमें अभी तक जंग नहीं लगा है, मतलब इस तरह से उसको तैयार किया गया है। अब बात करते हैं सम्राट हर्षवर्धन के बारे में। सम्राट हर्षवर्धन जो कि गुप्त युग के बाद का समय था। गुप्त युग के बाद प्राचीन भारत के राज्यों में हर्षवर्धन का राज्य माना जाता था। वे थानेश्वर के पुष्यभूति वंश के थे। प्रभाकर वर्धन के पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन थे, मतलब इनके दो बेटे थे, मतलब इनके पिताजी का नाम था प्रभाकर वर्धन, जिससे ये दो बेटे थे, एक था राजवर्धन, दूसरा था हर्षवर्धन। उसकी एक पुत्री थी जिसकी थी राजश्री। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ध्रुव वर्मा के साथ हुआ। गौड़ राजा शशांक और मालव राज ने राजश्री का अपहरण करके राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिससे बहुत बड़ी आपात स्थिति पैदा हुई। राज्यवर्धन की मृत्यु राजश्री को बचाने में हुई थी, मतलब उनकी जो बेटी थी उसको बचाने में उनकी मौत हुई थी। इस विषम अवस्था में 606 ईस्वी सन में सम्राट हर्ष ने राज्यारोहण किया था। उन्होंने राजश्री को बचाया। इतना ही नहीं, उन्होंने राजश्री के राज्य कन्नौज और थानेश्वर दोनों राज्यों पर अपना योग शासन शुरू किया। हर्षवर्धन प्राचीन भारत के अंतिम महान सम्राट थे। उन्होंने मगध, उड़ीसा, सारस्वत, गौड़, मिथिला तक अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उन्होंने समकालीन राज्यों में बल्लवी के मैत्रक राजा ध्रुवसेन उनके दामाद थे। दक्कन में पुलकेशिन द्वितीय सबसे शक्तिशाली राजा थे। कहने का मतलब ये है, ये दूसरे शक्तिशाली राजा थे जिनको दक्कन में पुलकेशिन द्वितीय सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन के मध्य नर्मदा तट पर युद्ध हुआ। सम्राट हर्ष पराजित हुए। हर्ष नर्मदा के उत्तरी भाग के बड़े राजा माने जाते थे। सम्राट हर्ष का सांस्कृतिक योगदान अधिक था। उनके काल में महान चीनी यात्री हैवांगसांग भारत में आए थे और उनके राज दरबार में रहे थे। हर्ष शैव भक्त थे और बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी बन चुके थे। उन्होंने कन्नौज में हवेनसांग की अध्यक्षता में एक धर्म परिषद का आयोजन किया था। महायान और हीनयान संप्रदायों के विषय में परिषद में गोष्ठी करवाई थी। सम्राट हर्ष साहित्य, कला और विद्या के प्रति अनुराग रखते थे। उनके दरबार में महान कवि बाणभट्ट थे। उन्होंने हर्षचरितम और कादम्बरी जैसे संस्कृत के ग्रंथ लिखे हैं। मतलब उनके दरबार में महान कवि बैठते थे जिनका नाम था बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरितम और कादम्बरी जैसे महान ग्रंथ लिखे थे। मयूर भट्ट और कवि जयसेन भी हर्ष के समय में महान कवि थे। हर्ष स्वयं उच्च कोटि के साहित्यकार थे। उन्होंने प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक 2 नाटक लिखे थे। साथ ही भगवान बुद्ध की जातक कथाओं के ऊपर से नागानंद नाम का विशेष नाटक लिखा था। हर्ष अन्य राज्यों के साथ मित्रता का संबंध रखते थे। उन्होंने अपने दूध मंडल को चीन भेजा था। उसी प्रकार चीन से भारत में दूध मंडल आया था। इस दृष्टिकोण से हर्ष एक उच्च कोटि के शासक, विजेता, प्रशासनिक और साहित्यकार थे। उन्होंने नालंदा विद्यापीठ के लिए 100 गाँव को भेंट में दे दिया था। आप समझ सकते हैं आप लोग कि एक राजा ने दूध को दूसरे देश में भेजा और दूसरे राजा ने मतलब पहले देश से दूसरे दूध को भेजा, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आजकल जाने का काम तो सब कुछ करते हैं पर आने का काम कोई नहीं करता है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है।
अब बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय में हुआ क्या था, कैसी परिस्थितियाँ थी, किस प्रकार का क्या हुआ था, वो हम जानेंगे अब। सम्राट हर्ष के समकालीन राज्यों में सबसे शक्तिशाली चालुक्य वंश राजा पुलकेशिन द्वितीय थे। उसने महाराष्ट्र में राष्ट्रकूटों से सत्ता ले ली थी। पुलकेशिन द्वितीय ने 40 वर्ष जितना शासन किया था। उसने सम्राट हर्ष को भी हराया था। वे महान विजेता थे। उसने दक्षिण भारत के कदम्बों, माहेश्वर के गंगों, कोंकण के मौर्यों को हराकर और दक्षिण पथ का स्वामी की उपाधि प्राप्त की थी। उसने लाट, मालव और गुर्जरों को भी हराया था। कर्नाटक, महाराष्ट्र और कोंकण, इन सभी क्षेत्रों का वह स्वामी था। मतलब इतने क्षेत्र उसने अपने कब्जे में कर रखे थे। कर्नाटक, महाराष्ट्र और कोंकण, 3 क्षेत्रों को उसने अपने कब्जे में करके रखा था, जिससे वो स्वामी उस क्षेत्र का कहलाया था। हर्ष की तरह उसने भी विदेशों के साथ संबंध विकसित किया। उसने ईरान में अपना एक राजदूत को भेजा था। ईरान के शहंशाह खुसरो द्वितीय उसके मित्र थे, जो कि समझ लो उसने तो दूत को भेजा और उसने अपने शहंशाह खुसरो को उसका मित्र बना लिया था। अब बात करते हैं अन्य राज्य के। अन्य राज्य में कौन कौन से राज आते हैं वो हम देखेंगे। अन्य राज्य में बात करेंगे इस समय में। अन्य राज्यों में कांची के पल्लव, राजस्थान के गुर्जर, प्रतिहार वल्लभी के मैत्रक, दक्षिण गुजरात में गुर्जर, कश्मीर में कंकोटक वगैरह का समावेश हुआ था, जिसमें कांची के पल्लव स्थापत्य और कला के लिए प्रसिद्ध। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अनेक मूर्तियों का शिलाओं में खुदवाकर मंदिर बनवाए। महाबलीपुरम के समुद्र तट पर रथ मंदिर बनवाकर पल्लवों ने भारत की सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि की थी। कांजीपुरम में उनके द्वारा बनाया गया कैलाश मंदिर उस समय का सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि जो मौर्य वंश और कहें तो अन्य वंश थे, काफ़ी इतने फेमस हो चुके थे वो, उनकी मतलब कहें तो उनकी बातचीत और उनका जो शासन बहुत बड़ी, उन्होंने मतलब अपना नाम बहुत कमाया था। तो उसी से हम जान सकते हैं कि किस प्रकार का ये चैप्टर था। और हमने काफ़ी गुप्त युग के बारे में सीखा, किस प्रकार के गुप्त युग थे। कहें तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात कहें, चंद्रगुप्त द्वितीय मौर्य की बात कहें, या तो फिर विक्रमादित्य की बात कहें, या तो समुद्रगुप्त की बात कहें, बहुत सारे ऐसे सम्राट थे जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब आपको वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको हर बार की तरह इस बार भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, जो कि इस पार्ट के आंसर की होगी। ठीक है, जितना हो सके शेयर कीजिए वीडियो और चैनल पे बने रहिए। थैंक यू एवरीवन।